नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी की। ये कंपनी औरंगाबाद महाराष्ट्र बेस्ड है और कंपनी का नाम है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़। आज की वीडियो में जानेंगे कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है और किन किन वर्टिकल्स में, किन किन जियोग्राफीज़ में ऑपरेट करती है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं और क्या ये इस भाव में निवेश लायक है या नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है अपनी लिस्टिंग के बाद। तो हमेशा की तरह पहले जान लेते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो कंपनी की स्थापना बहुत पुरानी है और 1985 में इस कंपनी की स्थापना हुई, यानी लगभग 40 साल पुराना इस कंपनी का इतिहास है। और उस समय इसके पास 2 एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग मशीन थी। अब ये एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग मशीन्स क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। 1995 में इस कंपनी का नाम बदलकर एंड्योरेंस सस्पेंशन सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। और उसके बाद इस कंपनी का नाम जैसे जैसे इन्होंने अपने वर्टिकल्स बढ़ाए, यानी अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश किया, वैसे वैसे कंपनी का नाम इन्होंने बदला। एक बार इन्होंने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया था। उस समय इनका उद्देश्य ये था कि ये अपना आईपीओ लेके आएंगे, लेकिन किसी कारण से इन्होंने अपना आईपीओ वापस ले लिया और कंपनी को वापस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद फाइनली मई 2016 में कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और अक्टूबर 2016 में इनका आईपीओ आया। आईपीओ का जो भाव था वो 472 था और अब अगर भाव में देखूं तो लगभग 2640 का भाव है। तो ये शेयर 9 साल में लगभग 5.5 गुना हो चुका है। तो CAGR अगर मैं कैलकुलेट करूं, यानी साल दर साल इस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो पिछले 9 साल से ये कंपनी लगातार 21% का साल दर साल रिटर्न दे रही है और इसमें डिविडेंड शामिल नहीं है। अगर डिविडेंड को शामिल करेंगे तो ये रिटर्न कहीं और भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिज़नेस की। तो देखिए, ये जो कंपनी है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है और ये भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप के मार्केट्स में भी काम करती है। क्या काम करती है? ये OEMs को सप्लाई करती है। OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जैसे कोई नई कार बना रहा है या कोई नया 2 व्हीलर बना रहा है या नया 3 व्हीलर बना रहा है, उसके लिए जो वो कंपोनेंट होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर जो अपनी गाड़ी में कंपोनेंट फिट करेगा, वो कंपोनेंट ये बनाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट ये बनाते हैं इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट 2, 3 एंड 4 व्हीलर ऑटो कंपोनेंट मेकर्स है और जिसकी प्रेजेंस जैसे मैंने बताया भारत में और यूरोप में। इनके टोटल 19 प्लांट भारत में, 9 प्लांट इटली में और 5 प्लांट जो है जर्मनी में है। अब ये इटली और जर्मनी में जो प्लांट्स हैं, इनको एस्टेब्लिश करने का कारण क्या है? तो देखिए, हमने पहले भी एक प्रिकॉल का वीडियो बनाया था और वो भी ऐसा ही ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मेकर है। और प्रिकॉल में भी ये स्ट्रेटेजी कंपनी की थी कि वो पास जाकर अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, उनके पास रहें ताकि वो टाइमली जो है अपने कंपोनेंट सप्लाई कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं, ऑटोमोबाइल के मार्केट में चेंजेस आते हैं, वो सबसे पहले पता होते हैं ऑटोमोबाइल कंपनी को। तो ऑटोमोबाइल कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मेकर हैं वो सही माल बना दें, उसी डिज़ाइन का बना दें, तुरंत बना दें। तो इसके लिए वो अपना प्लांट उसी जगह एस्टेब्लिश करते हैं जिस शहर में जो प्लांट उनके क्लाइंट ऑटोमोबाइल कंपनी का होता है। तो इसी कारण से इन्होंने जो इनके क्लाइंट्स जो हैं यूरोप में, वो इटली और जर्मनी में, इसलिए इनके 9 प्लांट इटली में और 5 प्लांट जर्मनी। नियरनेस के कारण, अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के कारण इनके प्लांट्स जर्मनी और इटली में हैं। अब बात करते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट्स की, यानी कौन कौन से सेगमेंट्स में ये ऑपरेट करते हैं या ऑटोमोबाइल जो गाड़ी होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट से बनाते हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो है एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इंजन का जो आवरण होता है, यानी इंजन जिस केस में बंद होता है वो केस ये बनाते हैं। वो केस जो होता है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है
और उसको डाई कास्ट किया जाता है। डाई कास्ट का मतलब एक प्रोसेस है, जिस प्रकार से हम अप्पम बनाते हैं तो अप्पम का घोल जो है हम सांचे में डाल देते हैं और सांचे में डालने के बाद वो गोल शेप में आपको रेडीमेड तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से ये एल्यूमिनियम की कास्टिंग करते हैं, एल्यूमिनियम को एक सांचे में डालते हैं और उससे जो इंजन का जो बाहरी कवर है वो, या ब्लॉक जिसको बोलते हैं, वो बन जाता है। अब ये एल्यूमिनियम का इसलिए होता है कि एल्यूमिनियम की एक प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो लाइट वेट होता है, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है मजबूत होता है, और तीसरी बात ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत तेज़ी से हीट को डिसिपेट करता है, यानी कि जो इंजन की जो गर्मी है वो आसानी से बाहर निकाल सकता है। तो इस कारण से इंजन का जो ऑपरेशन होता है वो एफिशिएंट होता है। तो ये जो कंपनी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ये डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स में भारत में मार्केट लीडर है, मार्केट लीडिंग इनका शेयर है। यहाँ से इनका रेवेन्यू जो आता है, यानी कि मेन रेवेन्यू इनका आता है वो 42%, वो इसी कंपोनेंट से आता है। दूसरा कंपोनेंट जो ये बनाते हैं जहाँ से इनका रेवेन्यू 26% आता है वो रिलेटेड है सस्पेंशन से। अब ये सस्पेंशन क्या चीज़ होती है? जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं वो एक्चुअली ये बनाते हैं, और ये 2 और 3 व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए बनाते हैं। जो तीसरा इनका सेगमेंट है या कंपोनेंट है जो ये बनाते हैं, तो ये ब्रेकिंग सिस्टम है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 12% आता है। अब जो 4% इनका रेवेन्यू आता है वो अन्य सेगमेंट से आता है, उसका नाम है ट्रांसमिशन। वो ट्रांसमिशन क्या होता है? ये क्लच वगैरह की जो प्लेट्स हैं, इस तरह के जो क्लच से रिलेटेड सिस्टम है गाड़ियों में, तो वो ये बनाते हैं। और पांचवा जो इनका सेगमेंट है वो है आफ्टर मार्केट सेगमेंट। अब ये क्या हुआ आफ्टर मार्केट सेगमेंट, और इसको अलग क्यों बताया गया है? देखिए, ये जो मेजरली सप्लाई करते हैं, यानी जैसे मैंने बताया 5% ही आफ्टर मार्केट सेगमेंट है। तो होता क्या है कि जब नई गाड़ियां आती हैं उसमें मान लो इनको कोई इंजन का ब्लॉक जिसको एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग से बनाया जाता है वो इनको सप्लाई करना है, तो वो तो जब नई गाड़ी बनेगी उसी में लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपका खुदा ना खास्ता उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई और अब आपको बाज़ार से लेना है। अब ओरिजिनल जो जिसने गाड़ी बनाई है वो तो आपको दे नहीं से रहा, आपको बाज़ार से लेना पड़ेगा। तो वो जो सेल होती है उसको आफ्टर मार्केट सेल होती है। तो जिनकी आफ्टर मार्केट सेल है वो 5% है, यानी कि मेजरली ये कंपनी है OEMs को सप्लाई करती है, यानी कि गाड़ी बनाने वाले जो नई गाड़ी बनाने वाली कंपनीज होती है उनको ये सप्लाई करती है अपना माल। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की मैं बात करूं तो यानी कि किस तरह की गाड़ियों से इनका कैसा रेवेन्यू आता है, तो 2 व्हीलर से इनका मेजर रेवेन्यू आता है 64%, 3 व्हीलर से इनका जो रेवेन्यू आता है 8% आता है, 4 व्हीलर से इनका रेवेन्यू जो है 26% आता है, और अदर्स से इनका रेवेन्यू 2% आता है। अब जैसे मैंने बताया ये यूरोप में भी ऑपरेट करते हैं और इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं। तो यूरोप से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 23% आता है और इंडिया से 77% आता है। इंडिया में इनके जो मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है वो 2 और 3 व्हीलर सेगमेंट से आता है, और जो यूरोप से इनका रेवेन्यू आता है वो मेजरली वो 4 व्हीलर सेगमेंट से आता है। यूरोप में जो इनके क्लाइंट्स हैं वो यूरोप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हैं जैसे डेमलर हुआ, फॉक्सवैगन हुआ, स्टेलांटिस हुआ। तो ऐसे जो OEM हैं वो इनके ग्राहक हैं, और फॉक्सवैगन जो है ये यूरोप में इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, वहाँ से इनका रेवेन्यू 9% आता है। इंडिया में इनके जो क्लाइंट्स हैं वो 2 व्हीलर के जितने भी गाड़ियाँ बनाने वाले हैं, 2 व्हीलर इंडिया में बनाने वाले हैं वो सब इनके ग्राहक हैं। लेकिन इनका एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो आता है वो आता है बजाज ऑटो लिमिटेड से, और वहाँ से इनका रेवेन्यू 38% आता है। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चंक जो है वो अपने रेवेन्यू के लिए ये बजाज ऑटो पर निर्भर है। इसके अलावा इनका HMSI यानी होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर्स इंडिया, जिसके होंडा एक्टिवा जिसकी गाड़ी आती है वो, TVS हुआ, हीरो मोटर कॉर्प हुआ, ये 2 व्हीलर में इनके ग्राहक हैं, और 4 व्हीलर में जो इनके ग्राहक हैं वो Hyundai और किया मोटर्स टाइप कंपनीज हैं। इनकी अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो ये अलग अलग ईयर बाय ईयर अपनी ऑर्डर बुक नहीं देते हैं, ये क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक देते हैं। तो ये पिछले 5 सालों में सितंबर 2025 तक जो इनके जो क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स थे वो इंडिया में जो थे वो 4671 करोड़ के थे, 4671 करोड़ के, और जो यूरोपियन ऑर्डर्स थे वो यूरो 242 मिलियन के थे। और
केपेक्स की बात करें तो इंडिया में अब नेक्स्ट ईयर में जो केपेक्स करने का प्लान कर रहे हैं, अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में आ रहे हैं। अब ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 800 करोड़ का ये केपेक्स अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं और यूरोप में ये 30 से 32 मिलियन का यूरो का केपेक्स जो है वो प्लान कर रहे हैं। ये अपनी ग्रोथ जो देख रहे हैं ये दो तरीके से देख रहे हैं। पहली चीज़ तो ये चाहते हैं कि जो इनका रेवेन्यू केवल 5% आफ्टर मार्केट सेल्स से आता है उसको ये बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में और इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम में ईवी के लिए जो गाड़ियाँ आजकल आ रही हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक एम्बेडेड सिस्टम जो है ना ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ सप्लाई करना इन्होंने शुरू भी कर दिया जिनमें इनका मेजर ग्राहक जो है वो बजाज ऑटो लिमिटेड है। तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ होती है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक ब्रेन है ईवी की बैटरी का। क्योंकि देखिए ईवी की बैटरी अगर ओवरचार्ज हो जाएगी तो प्रॉब्लम है, उस पर सेल उसमें है ना वो डेड होने लग जाते हैं। ओवर हीटिंग हो जाती है तो डेड हो जाती है। प्रॉपरली चार्ज नहीं होती तो सेल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उस बैटरी की हेल्थ को मेंटेन करता है, यानी ओवरचार्ज नहीं होने देता, ओवर हीटिंग नहीं होने देता, और ये इंश्योर करता है कि बैटरी से प्रॉपर वोल्टेज जो है और करंट जो है वो गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स को जाए। वो जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है वो बेसिकली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे मैंने बताया इन्होंने एंट्री की है। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो पहली चीज़ ये देखिए OEM सप्लायर है और OEM सप्लायर बहुत टाइम से ये OEM सप्लायर है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए OEM सप्लायर है। टेम्लर हुआ, फॉक्सवैगन हुआ और भारत में बजाज ऑटो हुआ, हुंडई, किया, TVS, HMSI, कौन सी आप नाम लीजिए कंपनी का और वो इनकी ग्राहक हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो OEM सप्लायर होता है उसके कंपोनेंट्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत शानदार होती है। दूसरी चीज़ ये OEMs को जब जो कंपनी सप्लाई करती है वो कंपनी जब तक कोई मेजर इशू नहीं आता तब तक जो ओरिजिनल कंपनी जो यानी ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं वो अपने सप्लायर को रिप्लेस नहीं करती हैं क्योंकि उससे इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप उस कंपनी की होती है। तो एक स्ट्रेंथ तो इस कंपनी की है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी ये कंपोनेंट बनाते हैं उसमें या तो ये मार्केट लीडर हैं, जैसे एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स जो है उसमें ये मार्केट लीडर हैं, और बाकी जो हैं चाहे सस्पेंशन हो, ब्रेकिंग हो या ट्रांसमिशन हो वहाँ पर ये अमंग द टॉप कंपनीज में से है। तीसरी इनकी स्ट्रेंथ है वो ये है कि डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर हर सेगमेंट में प्रेजेंट है। दूसरी बात ये जियोग्राफिकली भी डाइवर्सिफाइड है। यूरोप में और इंडिया में दोनों जियोग्राफी में इनके प्रेजेंट है। यूरोप में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है ऑटोमोबाइल मार्केट में यानी वहाँ मंदी आती है तो हो सकता है भारत का जो मार्केट है उसमें मंदी ना आए और वाइस वर्सा। तो जियोग्राफिकली भी ये डाइवर्सिफाइड है। वीकनेस की बात करूँ तो पहली चीज़ ये जैसे मैंने बताया 38% अपने रेवेन्यू के लिए ये डिपेंडेंट है बजाज ऑटो लिमिटेड से। तो ये क्लाइंट कंसंट्रेशन एक रिस्क है। मान लीजिए बजाज ऑटो वैसे जनरली चेंज नहीं करते हैं जैसे मैंने बताया अपने कोई सप्लायर को, लेकिन मान लीजिए फिर भी इन दोनों कंपनीज में कोई इशू हो जाए तो इनको कुछ अपने रेवेन्यू में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़ ये ऑटोमोबाइल मार्केट जो होता है वो बाय नेचर वो साइक्लिकल होता है, वो उतार चढ़ाव उसमें आते रहते हैं। फिलहाल जो अभी इनके सितंबर के 2025 के जो इनके रिज़ल्ट आए तो वहाँ पर इनके ये पाया gaya कि जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उसमें कुछ मंदी आ रही है, यानी वहाँ पर जो गाड़ियों की सेल है उतनी नहीं हो रही है। और चूंकि ये OEM सप्लायर हैं, नई गाड़ियों के लिए पार्ट्स ये बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स इनको भी उस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अगर गाड़ियाँ नहीं बनेंगी तो ये पार्ट्स जो है इनके पार्ट्स की डिमांड भी नहीं होगी। तीसरी इनकी वीकनेस है वो ये है कि ये केवल 5% इनका जो रेवेन्यू आता है वो आफ्टर मार्केट सेल्स में आता है। और जैसे ही ऑटोमोबाइल जैसे मैंने बताया वो एक साइक्लिक इंडस्ट्री है और जैसे ही डाउन टर्न ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है यानी थोड़ी सी भी अगर मंदी आती है तो इनके रेवेन्यू पे परेशानी आती है। लेकिन अगर ये अपने रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर लेता है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ हैं उनके तो पार्ट्स की डिमांड रहती ही रहती है, तो जो रेवेन्यू है उसमें एक स्टेबिलिटी या इवननेस आती है। मार्केट कैप की बात करूं तो 36,800 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 20 रुपये कर्जा है, कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है। ROE जो है वो मिडिल रेंज में है 14.5 का, लेकिन PE जो है वो थोड़ा सा एलिवेटेड है 42 का। 3 साल की सेल 15% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 19% बढ़ा है।
जो प्रमोटर के पास 75% है 75%, FII के पास 14%, DII के पास 9% और पब्लिक के पास मात्र 2% है और बहुत ही कम पब्लिक इसमें इन्वॉल्व है। वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूं तो कह सकते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है, कैपिटल एक्सपेंशन ये कर रहे हैं। कंपोनेंट की क्वालिटी के बारे में कोई संशय नहीं हो सकता क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को जो पार्ट सप्लाई करेगा कोई मैन्युफैक्चरर तो वो घटिया क्वालिटी का माल जो है वो सप्लाई नहीं कर सकता। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये कम्प्लीटली OEM के ऊपर अपने रेवेन्यू के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए डिपेंडेंट है। अगर ये अपने मार्केट आफ्टर मार्केट सेल्स को बढ़ा सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। फिलहाल इस कंपनी का पी जो है वो एलिवेटेड है और स्मॉल और मिड कैप में फ़िलहाल कुछ मंदी चल रही है। तो मार्केट वाइड अगर करेक्शन होता है तो उस समय अगर ये नीचे आता है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें कि क्या सही प्राइस इस शेयर का है जिसमें इसको लिया जा सकता है। और मेरी हमेशा की तरह इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।